तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वॉइस रॉय या जो आपके गवर्नर जनरल्स थे उनके टाइम पे किस तरह से उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ स्पेशल वर्क किए। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जिसका टेन्योर था 1773 टू 1785 के करीब। सबसे पहले इसने क्या किया, एक मदरसे का स्थापना की। मदरसा इन 1781 जो किसको टीच करवाते थे वहां पे, मुस्लिम लॉज, मुस्लिम्स और लॉ से रिलेटेड जो भी वर्क डन होता था उसको वहां पे करवाते थे कि चीजें किस तरह से होती है। उसके बाद जो आपका था वो संस्कृत कॉलेज, सबसे पहले क्या हुआ, एसकेटी संस्कृत कॉलेज वहां पे किसने किया, जोनाथन डंकन जो बनारस के रहने वाले थे, बनारस। उन्होंने 1791 के करीब एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जहां पे हिंदू फिलॉसफी के बारे में टीच करवाया जाता था। और उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो है आपका फोर्ट विलियम जो आपका 1800 के करीब, जहां पे सिविल रिक्रूट को ट्रेन करने के लिए एक कॉलेज का निर्माण किया गया और उसको क्लोज कर गया था 1802 के अंदर, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। और इन प्लेस ऑफ फोर्ट विलियम वहां पे इंग्लैंड के अंदर हेलनबरी के अंदर एक कॉलेज का निर्माण किया गया जहां पे फिर सिविल रिक्रूट की ट्रेनिंग करवाई जाती थी। उसके बाद जिसको हम एक कंसिडर कर सकते हैं हम्बल जो बिगनिंग हुई है आपकी, बिगनिंग एजुकेशन की, वो है आपकी चार्टर एक्ट 1813 के अंदर जो डेवलपमेंट हुई उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वहां पे ब्रिटिशर्स की अनाउंसमेंट होती है कि वी विल स्पेंड 1 लाख रुपीज, वो 1 लाख रुपीज स्पेंड करेंगे एजुकेशन के ऊपर। बट टिल 1823 तक वहां पे भी किसी भी तरह का जो अमाउंट था वो सैंक्शन ही नहीं हुआ ड्यू टू द कंट्रोवर्सी। दे वर नॉट aware that how to expend and how to expenditure that amount on the education, कि एजुकेशन के ऊपर वो किस तरह से करे। वहां पे जो कंट्रोवर्सी थी उसकी वजह से ये अमाउंट आपका अवेलेबल ही नहीं था 1823 तक। उसके बाद क्या होता है, जो आपके राम मोहन रॉय उनके कंटिन्यूसली एफर्ट के बाद वहां पे एक ग्रांट मिलती है जो सैंक्शन हो जाती है कलकत्ता कॉलेज के लिए 1817 के अंदर, जहां पे क्या किया जाएगा, बंगालीज को एजुकेशन दी जाएगी, किसमें, ह्यूमैनिटी और साइंसेस के अंदर, वहां पे उनको टीच करवाया जाएगा। और उसके लिए वहां पे एक ग्रांट हुई जिसमें किस तरह से होगी, ये बेसिकली क्या होगी, इंग्लिश एजुकेशन। और फिर उसके बाद 3 और न्यू संस्कृत कॉलेज वहां पे स्टेब्लिश होते हैं, जो होते हैं आपके, सबसे पहला कलकत्ता, दूसरा आपका होता है दिल्ली और थर्ड होता है आपका आगरा। ये 3 कॉलेज होते हैं जो उसके बाद वहां पे इस्टेब्लिश होते हैं। इसके बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट होता है उसके बाद वहां पे एक लेटर डेवलपमेंट हुई होती है लॉर्ड विलियम बेंटी के टाइम पे, जिसका टेन्योर होता है 1828 टू 1833, जिसमें क्या आता है आपका मैकॉले मिनट होता है आपका 1835 के अंदर। ये एक लॉ मेंबर की तरह से आता है, वहां पे लॉ मेंबर होता है आपके किसमें, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। इसकी जो वहां पे थी किस तरह की इंपॉर्टेंस थी और उसने क्या किया, सबसे पहले ये ब्रिटिशर माइंड होने की वजह से ये इंडियन को बोलता है कि इंडियन लर्निंग इन्फीरियर टू इंग्लैंड। और ये बात काफी हद तक सही भी है क्योंकि वहां पे जो उस टाइम पे टीचिंग करवाई जा रही थी वो थे आपके हिंदू एंड मुस्लिम फिलोसफी के ऊपर। नन वर आस्किंग फॉर द इंग्लिश एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। वहां पे इस किसी भी तरह की वहां पे बातचीत नहीं थी कि साइंसेस क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या है, वोकेशनल और कमर्शियल जो चीजें होती है वो किस तरह से वर्क करिए। तो काफी हद तक ये बात सही थी। उसके बाद क्या होता है, उसका मानना था कि इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट। यहां पे बोलने का मतलब था कि वो चाहते थे कि जो ब्लड से इंडियन हो वो बेशक इंडियन हो बट उनकी जो थिंकिंग हो वो बेनिफिशियल हो आपके ब्रिटिशर्स के लिए। तो वो इस तरह की चीजें वहां पे करना चाहते। तो इसने क्या किया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी,
इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि एजुकेशन ओनली फॉर द अपर स्ट्राटा, जो अपर स्ट्राटा के पीपल होंगे उन्हीं के लिए सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन होगी, और जो दूसरे लोअर तबके के होंगे जो नॉट बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिशर्स, उनको क्या कहेगा, डाइवर्टेड टू द अनदर, जो आपके कमर्शियल या जो वोकेशनल चीजें होंगी उसकी तरह मूव कर लिया जाएगी। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर गया था, इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये थे आपके मैकॉले मिनट, जिसके अंदर एजुकेशन के लिए ये बात हुई थी। बट इसके अलावा भी इसने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें कोडिफाई ऑफ लॉ, इंडियन लॉ को कोडिफाई भी लॉर्ड मैकॉले ने ही किया था, बिकॉज वो वहां पे एक लॉ मेंबर की तरह वर्क कर रहा था। उसके बाद है आपके एफर्ट्स ऑफ थॉमसन। ये एफर्ट थे जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कहाँ का, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, 1843 टू 53 के अंदर। इसने वहां पे क्या इंट्रोड्यूस कराया, विलेज लेवल पे एजुकेशन को किस में दिया, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में, जिसमें क्या सिखाया जाता था, साइंसेस और आपका मेजरेशन, साइंस और मेजरेशन को सिखाने का वर्क किया वहां पे वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि वहां पे उनको नीड थी किसके लिए, वो प्रिपेयर करना चाह रहे थे स्टूडेंट को, किसके लिए, न्यूली सेटअप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और आपका रिवेन्यू डिपार्टमेंट, यहाँ पे रिक्रूट किया जाना था। इसलिए थॉमसन के जो एफर्ट थे वहां पे वो क्या थे, विलेज लेवल पे वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के अंदर आपकी साइंसेस एंड मेजरेशन का टीच करवाना और प्रिपेयर करवाना था, किसके लिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और आपका दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए। ये वहां पे चीजें थी जो थॉमसन के एफर्ट थे आपके, कहां पे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर। उसके बाद आता है आपका एक मेजर डेवलपमेंट आती है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, वो था आपका वुड्स डिस्पैच। ये कब था आपका, 1854 के अंदर। जो आपका वुड्स डिस्पैच है, इसको सबसे पहले किस क्या जाना जाता है, माग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन के लिए इसको माग्ना कार्टा बोला जाता है। दूसरा, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था एजुकेशन को चेक करने के लिए इंडिया के अंदर। क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, किसके लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए। इंडियन एजुकेशन को उन्होंने चेक करना था वहां पे कि किस तरह से एजुकेशन है उसको डेवलप किया जाए, और ये किसके अंदर था आपका, चार्ल्स वुड के अंदर, चार्ल्स वुड, जो वहां पे उस टाइम उसका चेयरमैन था। और इसकी जो रिकमेंड थी वहां पे, रिकमेंड क्या थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि रिकमेंडेशन जो उसकी थी वहां पे वो किस तरह की थी। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या हुई, उन्होंने क्या किया, आस्क फॉर द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को वहां पे आस्क किया कि वो एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे मासेज के लिए। सबसे पहले आस्क गवर्नमेंट, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एजुकेशन, मतलब जितने भी पॉपुलेशन है वहां पे उनकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, रेप्यूडेट कर दिया इन्होंने, रेप्यूडेट किसको कर लिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इवन एटलीस्ट एट पेपर पे आपकी जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, जहां पे क्या मानना था उनका कि वी विल एजुकेट ओनली द अपर स्ट्राटा, सिर्फ अपर स्ट्राटा के जो पीपल होंगे उनको एजुकेट किया जाएगा। बट यहाँ पे वुड्स डिस्पैच की जो आपका रिकमेंडेशन थी उसमें क्या बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल मास एजुकेशन, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट होगी वहां पे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, मास एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेपुटेशन ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी इनको कम से कम एक पेपर के ऊपर तो खत्म ही कर दिया गया। फिर दूसरा क्या बोलता है, दूसरा यह बोलता है कि सिस्टमाइज होना चाहिए, सिस्टमाइज हायरार्की, जो हायरार्की होगी वहां पे उसको सिस्टमाइज कर लिया जाए कि किस तरह से एजुकेशन होगी, कहां कहां पे किस तरह से होगी। वो पहले बोलता है वर्नाक्यूलर, जो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है जो आसपास की वहां पे लैंग्वेजेस होती है उसके बेस पे। ये बोलता है जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस होंगी वो आके विलेज लेवल के ऊपर होंगी, जो एंग्लो वर्नाक्यूलर होगी जिसमें कुछ इंग्लिश की भी होंगी और कुछ वर्नाक्यूलर भी होंगी, वो कहाँ पे होगी, हाई स्कूल के अंदर आपके। और जो यूनिवर्सिटी होगी वो होगी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और वहां पे इंग्लिश एजुकेशन के अंदर चीजें की जाएगी। और जो नेक्स्ट उसकी थर्ड रिकमेंडेशन थी वो क्या थी आपकी, जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको हाई लेवल पे लिया जाए, और जो क्या बोलते हैं वर्नाक्यूलर है उसको कहां पे डाला जाए, विलेज लेवल के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसने स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन के ऊपर उनका खास स्ट्रेस था। और दूसरा टीचर
ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और फीमेल एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोर्स किया गया कि इस चीज़ के ऊपर कम से कम बेहतरीन रिजल्ट लेके आए। और उसके बाद क्या बोलता है, जो एजुकेशन है आपकी उसको सेक्युलर बेसिस पे किया जाए। ये यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट थी। क्या बोलता है, एजुकेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्युलर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आपकी एजुकेशन होगी वो सेकुलर बेस पे होगी, इवन आपके गवर्नमेंट, कम से कम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर वो सेकुलर बेस पे होगी, वहाँ पे किसी भी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाएगा। और जो लास्ट इसकी रिकमेंडेशन थी वो थी, जो सिस्टम होगा आपका ग्रांट इन एड, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ से भी कुछ फंड मिले तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्राइवेट से भी फंड ले सकते हैं, बट एटलीस्ट आप एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करें, ये था। फिर उसके बाद इसके अंदर थी डेवलपमेंट, जो उसकी वहां पे मेजर डेवलपमेंट थी। उसके बाद वो क्या हुई, वो थी आपकी 1857 के अंदर लगभग आपकी 3 यूनिवर्सिटी वहां पे इस्टेब्लिश हुई। पहली कलकत्ता के अंदर, सेकंड बॉम्बे, और थर्ड हुई आपकी मद्रास के अंदर, बॉम्बे मद्रास के ऊपर। ये कहाँ हुई आपकी 1857 के अंदर यूनिवर्सिटी आपकी जो 3 जगह पे इस्टेब्लिश हुई। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का आपका डिपार्टमेंट होगा वो एवरी प्रोविंस में होगा, एवरी प्रोविंस के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा एजुकेशन के लिए। और थर्ड जो यहाँ पे था, बेथुन स्कूल, जो फीमेल एजुकेशन के लिए था वो किसने किया था, जेईडी बेथुन, वहां पे कलकत्ता के अंदर, जहां पे स्ट्रेस दिया गया था फीमेल एजुकेशन के ऊपर, जो कहां पे हुआ था आपका लगभग 1849 के अंदर, और फीमेल एजुकेशन के ऊपर। फिर उसके बाद एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो आपका पूसा बिहार, और एक और हुआ था इंजीनियर के लिए जो आपका कहां पे था, रुड़की। ये उस टाइम की डेवलपमेंट है जो आपके वुड्स डिस्पैच के बाद वहां पे हुई है। फिर उसके बाद एक और कमीशन का इंतजाम किया जाता है जो किसके टाइम पे आती है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आती है, जो लोकल सेल गवर्नमेंट के फादर भी जिनको जाना जाता है। तो वो कमीशन थी हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882 टू 1883 के अंदर ये आती है आपकी हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन क्यों आई, आपने देखा होगा वुड्स डिस्पैच के अंदर इन्होंने बात की आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के ऊपर, विलेज और एंग्लो जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस होती वो होगी आपकी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, जिसमें वर्नाक्युलर भी होंगी और आपकी एंग्लो लैंग्वेजेस भी होगी, मतलब इंग्लिश भी होगी। कहाँ पे होगी ये आपकी, ये होंगी आपकी हायर एजुकेशन के ऊपर। अब इसमें क्या बात बोलता है, यहाँ पे आपके जो नेग्लेक्ट हुई आपकी प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो यहाँ पे लगभग नेग्लेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि जो इसका जिम्मा था वो किसको सौंप दिया गया था, प्रोविंस के अंदर। क्योंकि मैंने पहले बताया था वुड्स डिस्पैच में कि उन्होंने आस्क किया था गवर्नमेंट को कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे मास एजुकेशन के लिए, तो वहां पे क्या हुआ, उसको डिपार्टमेंट को चेंज किया गया। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि एवरी प्रोविंस के अंदर एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट होगा, तो वहां पे क्या हुआ, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन थी वो आपकी प्रोविंस के अंदर चलेगी। तो वहां पे क्या हुआ, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वहां पे एजुकेशन है वो डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो इसके लिए क्या किया, एक कमीशन का गठन किया गया। वो कमीशन क्या थी, डब्ल्यू हंटर जो कमीशन थी, इसके अंदर एक कमीशन आई और बेसिकली ये किसके ऊपर रिकमेंडेशन देगा, ये रिकमेंडेशन देगा आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। तो वो रिकमेंडेशन क्या थी उसको हम देख लेते हैं कि रिकमेंडेशन क्या थी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोलता है, emphasis on state that extension of improvement of primary education in vernacular languages। ये क्या बोलता है कि ये एक इम्फेज करता है, प्रेशर डालता है कि एक्सटेंशन होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कैसे होना चाहिए, इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर होनी चाहिए। सेकंड में क्या बोलता है, जो आपका मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्रांसफर के अंदर आपके सब्जेक्ट डाले गए थे, एजुकेशन को भी ट्रांसफर के अंदर डाला गया था और फाइनेंस को डाला गया था आपके रिजर्व लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एजुकेशन के लिए फंड मिलने चाहिए थे वो स्टिल इन रिजर्व लिस्ट, तो उनको वहां पे दिक्कत हुई। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रांसफर के अंदर इसको डाला गया तो वहां पे क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड वहां पे बनाए गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर।
दो प्रकार के सब्जेक्ट बनाए गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां पे बोर्ड सेटअप किए, आपके बोर्ड थे, इन बोर्ड को वहां पे सेटअप कर लिया गया आपके किसके लिए, प्राइमरी एजुकेशन के। ये बोर्ड थे आपके सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर आते थे। और ये क्या बोलते हैं वहां पे, जो आपकी हाई एजुकेशन होगी और जो आपके 2 डिवीजन होंगे इसके अंदर, वो डिवीजन किस तरह से होंगे, सबसे पहले होगा लिटरेरी और उसके बाद लीडिंग टू यूनिवर्सिटी। मतलब किस तरह से होंगे ये, जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर डिवीजन होंगे वो किस तरह से होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट, हाई जो आपकी एजुकेशन होगी, एजुकेशन उसके अंदर किस तरह से होंगे, इसको 2 चीजों में उनको वहां पे तोड़ के डाल देना कि 2 चीजें किस तरह से होगी। वो क्या होंगी आपकी लिटरेरी, और फिर वहां से क्या होगी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसमें भी आपके 2 तरह से चीजें होगी। सबसे पहले लिटरेरी, जो लिटरेसी के हिसाब से होगा उसको क्या भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए डाला जाएगा। बट जो लोग इतने बेहतर नहीं है इन चीजों में, उसको कहाँ डाला जाएगा, वोकेशनल के लिए, वोकेशनल में डाला जाएगा। और उनको कहाँ मूव कर दिया जाएगा, कमर्शियलाइजेशन के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए उनको वहां से भेज दिया जाएगा। ये थे आपके हायर एजुकेशन के अंदर जो 2 चीजें उन्होंने बांटी, सबसे पहले लिटरेरी और सेकंड था वोकेशनल, और उन दोनों को अलग अलग जगह पे भेज दिया। फिर क्या उन्होंने दोबारा से ये अटेंशन किया, दोबारा से उन्होंने ये कहा कि देयर इज स्ट्रेस शुड बी ऑन द फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड द टाउन। यह बोलता है फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी, आउटसाइड प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी के अंदर तो सब कुछ बेहतर चल रहा था, बट आउटसाइड ऑफ द प्रेसिडेंसी जो फीमेल एजुकेशन थी वो कंटिन्यूसली डिटेरियोरेट हो रही थी। तो यहाँ पे इम्फेस डाला गया कि कम से कम आप स्पेशली आउटसाइड ऑफ द प्रेसिडेंसी भी फीमेल एजुकेशन का थोड़ा इमेंसिपेशन किया जाए वहाँ पे फीमेल कंडीशन का। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है, और वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो थी सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड इज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जो कब फॉर्म हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी 1882 के अंदर एंड इलाहाबाद 1887 के अंदर। 2 मेजर डेवलपमेंट होती है जहां पे 2 यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है। उसके बाद आता है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट होता है 1904, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे वहां पे आता है। तो इसमें क्या होता है, जो एजुकेशन होती है वहां पे वो कैसी होती है, एजुकेशन डिटेरियोरेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉलिटिकल अनरेस्ट था उस टाइम पे, पॉलिटिकल अनरेस्ट था। वहां से क्या हो रहा था, रिवोल्यूशनरी और रेडिकल चीजें ही वहां से उभर कर आ रही थी। तो इस वजह से क्या हो गया उस टाइम पे, एज आपको पता होगा कि एक्सट्रीमिस्ट उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव थे। तो एक्सट्रीमिस्ट की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो पॉलिटिकल चीजें थी वो कंटिन्यूसली रिवोल्ट, एजिटेशन और क्या बोलते हैं आपके रेडिकल विचारों पे चल रही थी। तो वहां पे क्या हो गया, कंडीशन जो यूनिवर्सिटी लेवल थी, नॉलेज की लेवल की बात थी, वो कंटिन्यूसली डाउन एंड डाउन जा रही थी। उसके बाद है आपका उसके बाद जो आपकी मेन चीज है उसमें आ जाती है आपकी एक और कमीशन आती है, रेले कमीशन। रेले कमीशन जो आपकी आती है 1902, ये इसी के अंदर आती है। जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट होता है उससे पहले है 1902 के अंदर। यहां पे क्या होता है, ये चेक करने आते हैं कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी की कंडीशन है वो किस तरह से है। चेक करने के आते हैं कंडीशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटी की कंडीशन को चेक करने यहां पे आते हैं कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी की कंडीशन है वो किस तरह से होगी। और यहां पे क्या सुजेस्ट करेंगे, ये सुजेशन देंगे आपके उसका कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग के ऊपर। मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होगा वो किस तरह से होगा, और जो इसको चलाने के लिए चीजें चाहिए मतलब वर्किंग किस तरह से होगी, उसको ये यहाँ पे डिफाइन करने के लिए रिकमेंडेशन देगा कि इसमें रिकमेंडेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले इनकी रिकमेंडेशन आती है वो आती है कि यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन होगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो आपकी 2 लेवल पे होनी चाहिए। सबसे पहले रिसर्च और सेकंड स्टडी। यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस किया गया कि जो स्टडी के साथ साथ उनको वहाँ पे रिसर्च वर्क में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू करें कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी के अंदर फेलो थे, यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटीज फेलो, मतलब जो उसके अंदर वर्क कर रहे थे कंटिन्यूसली, सबसे पहले तो उनका टेन्योर, उसको क्या किया, रिड्यूस, टेन्योर कौन का रिड्यूस कर लिया गया, और उनको क्या किया, उसको अब क्या करेगी, नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको वहां पे नॉमिनेट करेगी। सबसे पहले क्या होता था कि जो इस तरह के जितने भी आपके पॉलिटिकल एजेंडाज थे या पॉलिटिकल वर्क होते थे, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की ज्यादा एंट्री हुआ करती थी। अब यहाँ पे क्या बोले इन्होंने, जो यूनिवर्सिटी में फेलो होंगे या यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहां पे वर्क करें कर्मचारी है, उनका टेन्योर रिड्यूस कर लिया गया, और वहां पे जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट या जो उनकी ज्वाइनिंग होगी वो किस बेस पे होगी, वहां पे नॉमिनेट कौन करेगा उनको, गवर्नमेंट। ये वहां पे हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोलते हैं वहां पे कि जो गवर्नमेंट को पावर दी गई वीटो करने की, क्या जो गवर्नमेंट है वो वीटो कर सकती है किसको, यूनिवर्सिटी को। और यूनिवर्सिटी को वीटो कैसे करेगी, कि अगर वो वहां पे किसी भी तरह का अमेंड करना चाहे, अमेंडेशन करना चाहे वहां पे किसी तरह का, या कोई रेगुलेशन को वहां पे लगाना चाहे, तो वो अब ये दोनों काम कर सकती थी गवर्नमेंट, ये दोनों वर्क वहां पे कर सकती थी। थर्ड कौन सा बोलता है, फोर्थ कौन सा बोलता है, वहां पे जो कंडीशन थी, पहले बोलते था, इन्होंने बोला कि एजुकेशन को कंटिन्यूसली अब फटाफट स्प्रेड किया जाए, तो उसके लिए बोला था कि जो आपके एफिलेट कॉलेजेस वगैरह है प्राइवेट से आप ग्रांट ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दें इस चीज को, रेस्ट्रिक्ट एफिलेट, एफिलेट कॉलेजेस, और कौन से, प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन की जो प्राइवेट में एफिलेट हो रही थी कॉलेज को, उसको उनके जो कंडीशन थी उसके लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर दी। और क्या किया, एक मेजर डेवलपमेंट है यहाँ पे एक दोबारा जो 1813 एक्ट के अंदर हुई थी, जहां पे उन्होंने बोला था कि वी विल स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन द एजुकेशन फॉर द मासिस, वो मासिस एजुकेशन के लिए वहां पे 1 लाख रुपीज कराए। यहाँ पे क्या बोलता है, वी विल स्पेंड 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज यहाँ पे स्पेंड होंगे पर एनम, पर एनम, मतलब हर साल 5 लाख रुपए होंगे, और कब तक, टिल नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल तक यहाँ पे 5 लाख रुपए होंगे हर साल, और वो कब तक होंगे, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। और इसमें क्या होगा, सिर्फ जो आपकी हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होगी उसके ऊपर ये दोनों के जो खर्च की बात की जा रही है, खर्च सिर्फ उसी के ऊपर किया जाएगा। ये थी आपका जो कौन बोलता है, रेले कमीशन होती है जो आपकी, वो बोलती है कि ये चीजें इस तरह से ऊपर होगी। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आता है, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी आपका आता है 1813 के अंदर। अब ये यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, जो 1813 के अंदर वहाँ पे हो रही है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, 1906 के अंदर जो स्टेट ऑफ बड़ौदा था, वो क्या था, वो एकमात्र स्टेट था जो क्या कर रहा था, इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अपने पूरे स्टेट के अंदर वो फ्री एजुकेशन वहां पे डाल रहे थे। सेकंड, वहां पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। यहां पे क्या होता है, मैंने पहले बोला था कि जो आपकी कमीशन आई थी हंटर कमीशन के अंदर बोला था कि दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक एजुकेशन फॉर द मासेस, बट यहाँ पे क्या बोलती है, जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है एजुकेशन पॉलिसी 1913 के अंदर, वहां पे ये क्या बोलता है कि जो आपकी एजुकेशन है वो रिफ्यूज कर देती है स्टेट गवर्नमेंट की वो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। इंस्टेड इसके आधार पे क्या बोलते हैं वो, कि वो क्या करेंगे, लिटरेसी को रेज करने की कोशिश करेंगे, लिटरेसी को वहां पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये उनका वहां पे स्टांस होता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोविंशियल हो गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो बोलती है कि हम लिटरेसी को, जो इलिटरेसी है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे, ये बात होती है। फिर उसके बाद एक न्यू कमीशन आ जाती है जिसका नाम होता है सैडलर कमीशन। ये आपकी सैडलर कमीशन, जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन होती है, कमीशन 1972 1919 तक ये आपकी कमीशन होती है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सैडलर होते हैं वो वहाँ पे चेक करने आते हैं। सबसे पहले एक मिस
जो इन्फॉर्मेशन या जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस बार, वो किस तरह से होते हैं कि वहां पे आपको क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपके हंटर कमीशन या वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच के बाद वो पूछते हैं कि वो कौन सी कमीशन थी जिसके अंदर ये उनको अपॉइंट किया गया था ओनली फॉर द चेक द प्रॉब्लम इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। बट मैक्सिमम टाइम जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट क्या होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो लगा लेते हैं निशान आपका हंटर कमीशन। बट रियल में हंटर कमीशन में ऐसा कुछ था ही नहीं। रियल में वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ सेडलर कमीशन के अंदर। यहाँ पे क्यों हुआ था अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड फॉर चेक प्रॉब्लम्स इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी सिर्फ उसको चेक करने के लिए इसको वहां पे भेजा गया था। और वो वहां पे किस तरह की चीजें करेंगे या जो वहां पे सिस्टम देखेंगे वो किस तरह से करेंगे, वहां पे ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और वो रिकमेंडेशन क्या थी, सबसे पहले रिकमेंडेशन ये क्या होती है, वहां पे जो स्कूल कोर्स होगा वो आपका वो 12 ईयर्स का होगा। अब स्कूल आपका कैसे होगा, 12 ईयर्स का। यहाँ पे क्या होता था, 10th के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी होता था, अब उसको खत्म कर लिया गया, वहां पे 2 ईयर्स को एक्सटेंड किया गया ताकि उनको समझ में आ सके एक रिसर्च की या उनको एक यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तैयार किया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड 3 ईयर्स की आपकी क्या होगी, डिग्री। मतलब आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा 3 ईयर्स के लिए। और फिर क्या होगा, इसको चेंज करने का जो मेन मुद्दा था वो क्यों था, क्यों इन दो चीजों को वहां पे बढ़ा लिया गया कि आपका स्कूल 12 ईयर्स का होगा, 10th के बाद आप यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे, और फिर 3rd ईयर की आपकी डिग्री होगी। इनका जो रियल पर्पस था वो था स्टूडेंट को प्रिपेयर करना, किसके लिए, प्रिपेयर फॉर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड, रिड्यूस स्टूडेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट थे, सिर्फ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, उनको छांटने के लिए, उनको स्क्रीन करने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग के लिए। क्योंकि क्या हो रहा था, 10th के बाद सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो डायरेक्ट कंटिन्यूसली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे थे और वो इनकेपेबल भी थे, मे बी वो इनकेपेबल हों, और वहां से क्या रहता है जो एजुकेशन का स्तर था वो कंटिन्यूसली डाउन हो रहा था। उन्होंने क्या किया, सिर्फ स्टैंडर्ड स्टूडेंट ही है उनको स्क्रीनिंग के लिए आगे भेजा जाए, और दूसरा क्या क्या किया जाए, जो आपके कॉलेज के अंदर एजुकेशन होगी सिर्फ उन्हीं को ही, जो एजुकेशन किसको दी जाएगी, जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट होंगे, स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। ये वहां पे बात हुई। और दूसरा क्या होगा, इसको मेंटेन करने के लिए ने क्या बोला, दूसरा सेपरेट बोर्ड। इन्होंने बोला कि सेपरेट बोर्ड होगा आपका 12th या आपके जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और दूसरा जो आपका हाई एजुकेशन के लिए, उसके लिए आपके स्पेशल अलग से बोर्ड वहां पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि ये जो वर्क है वो ठीक प्रकार से वहां पे किया जा सके +2 लेवल पे। और दूसरा इंटरमीडिएट जो लेवल होगा आपका, इंटरमीडिएट के लिए बोर्ड आपके अलग से वहां पे इस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा जो रिजिडिटी थी आपकी फ्रेमिंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन के लिए, उसको क्या किया जाए, लेस किया जाए, लेस रिजिडिटी टू फ्रेम यूनिवर्सिटी रेगुलेशन। जो यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलेशन होंगे उसको, जो रिजिडिटी है उसको आप कम कीजिए। और क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी के जो फंक्शन होंगे, फोर्थ, यूनिवर्सिटी के जो फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, उसको सेंटर के अंदर डाला जाए। और क्या होगा, जो यूनिटरी रेजिडुअल टीचिंग ऑटोनोमस है, ये जो आपका सेंटर के अंदर डालेगा, और इसको क्या गया, ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, जो अपने फंक्शन खुद ही देखते होंगे। और इसको क्या गया है, ऑटोनोमस किया गया, क्योंकि स्कैटर्ड जो कॉलेज थे, एफिलेटेड जो कॉलेज थे, उसको खत्म करने के लिए कि सिर्फ एक ही जगह पे इसका कंप्लीट सेंटर है जो वहां पे रूल एंड रेगुलेशन बनाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी को सेंटर के अंदर डाल दिया ताकि एक ही जगह से आपके रेगुलेशन आते रहें। फिर नेक्स्ट जो वहां पे होता है, दोबारा से वो बात बोलते हैं फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन की दोबारा बात होती है, फीमेल एजुकेशन, और उसके साथ क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, टीचर प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसको भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाए और उसको बेहतर बनाया जाए ताकि जो प्रोफेशनल है और वोकेशनल जो स्टडी है उसको भी वहां पे टीच करवाया जाए। फिर क्या होता है, आपके बिटवीन 1916 से 21 तक वहां पे 7 अलग अलग आपकी यूनिवर्सिटीज फॉर्म होती है। वो 7 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले मैसूर, फिर आपकी पटना, आपकी बनारस,
फिर होता है आपका अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, और क्या होती है आपके ओस्मानिया। ये यूनिवर्सिटीज होती है जो आपके इसी पीरियड के अंदर आती है, इसलिए इसको गोल्डन एज का टाइम भी बोला जाता है, जो आपका 1904 के बाद या 1915 के बाद का होता है 20 तक आते आते हैं लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी उसी के अंदर फॉर्म होती है मैक्सिमम। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और कमीशन आता है जिसको बोलते हैं हार्टोग कमीशन। हार्टोग कमेटी ये आती है आपकी 1929 के अंदर, 1929 के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, जो इसकी रिकमेंडेशन होती है वो कैसे आती है, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन है वो डिटेरेट हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट थी वो बताती है, क्योंकि वहाँ पे बोला था कि आप लेस रिजिड कीजिए और कंटिन्यूसली जो प्रोफेशन है उसको बढ़ाइए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टूडेंट थे वो वहाँ पे ठीक प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे कंडीशन कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। तो इनकी जो रिकमेंडेशन आती है वो कैसे होती है, वहाँ पे सबसे पहले ये दोबारा से बात करते हैं एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया जाए, नो हेस्टी एक्सपेंशन। इससे पहले जितनी भी बार बात की गई वहां पे बोलता है कि एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन स्प्रेड फॉर द मासेस, मासेस के लिए वहां पे एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसको जल्दी किया जाए, ये होता है इससे पहले की बात। बट यहाँ पे आते आते क्या होता है कि मैक्सिमम जो आउटपुट होती है वहाँ पे स्टूडेंट का लेवल बढ़ जाता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, बट उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये क्या बोलते हैं कि देयर शुड बी एम्फेसिस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन एंड देयर इज नो हैस्टी एक्सपेंशन ऑन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किसी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। सेकेंड बात क्या होती है वहाँ पे, ये यहाँ पे बोलते हैं कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को ही आगे की एजुकेशन के, मतलब जो क्या होंगे डिजर्विंग स्टूडेंट हैं जो आपके, सिर्फ उन्हीं को ही हाई लेवल की एजुकेशन के लिए भेजा जाए, और जो रेस्ट है उनको आप वोकेशनल जो आपकी स्टडीज है आप उसकी तरफ मोड़ दीजिए। ये होता है उनका सेकंड पॉइंट। और ये क्या बोलते हैं, जो वोकेशनल स्टडी के लिए डाइवर्ट करने की बात होती है वो होती है आपकी 8th। जब आप 8th क्लास में होंगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है हायर स्टडीज के अंदर, तो आपको वोकेशनल के लिए चले जाना चाहिए। मतलब एक न्यू वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि पीपल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे वोकेशनल की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरा इम्प्रूवमेंट होता है जो यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूव यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड। यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड को आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और कैसे करेंगे, एडमिशन के थ्रू। जो आपकी एडमिशन थी उसको क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट, एडमिशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया वहां पे, ताकि जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैंडर्ड था उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद एक और प्लान होता है जिसको बोलते हैं सार्जेंट प्लान, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। वो कब आता है आपका जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एजुकेशनल एडवाइजर। जो आपका ये सार्जेंट होते हैं ये क्या होते हैं, एजुकेशनल एडवाइजर। और इनसे कब ये रिकमेंडेशन मानी जाती है, 1944 के अंदर इनसे ये मानी जाती है। इससे पहले हम और बात भी है और पॉइंट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे वर्धा एजुकेशन के बारे में, जो वर्धा रेजोल्यूशन हुआ था उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सार्जेंट प्लान होता है ये क्या होते हैं, एडवाइजर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजर होते हैं 1944 के अंदर। तो इनसे वहाँ पे रिकमेंडेशन मांगी जाती है कि किस तरह की वहाँ पे रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन हो वो कैसे हो, प्राइमरी एजुकेशन हो आपकी 3 to 6 ईयर्स, ठीक है, जो कैसी हो, फ्री, कंपल्सरी और कैसी हो, यूनिवर्सल। फ्री, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स। सेकेंड बात पे ये बोलते हैं जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से होगी आपकी, 6 to 11 ईयर्स, 6 to 11 ईयर्स आपकी एलिमेंट्री होगी। और जो हाई स्कूल की होगी, हाई स्कूल की आपकी एजुकेशन होगी 11 to 17 ईयर्स। ये बात करते हैं आपके हाई एजुकेशन के लिए। और जो फोर्थ होता है आपका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या होगा, आपके 3 ईयर्स का डिग्री होगी, 3 ईयर्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं ये होता है आपका यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड की बात। फिर क्या बोलते हैं, आपको एडिक्वेट जो टेक्निकल या जो आपके एजुकेशन के अंदर है, टेक्निकल एजुकेशन या जो कमर्शियल एजुकेशन है उसके लिए भी वहाँ पे एक परफेक्ट स्थान होना चाहिए। मतलब एजुकेशन में किसके लिए, एजुकेशन में टेक्निकल, कमर्शियल और क्या बोला मैंने,
आपका आर्ट्स रिलेटेड, ये 3 चीजें हैं, इसके लिए भी वहां पे एडिक्वेट सोर्स हो, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त वहां पे इसके लिए भी सोर्स वहां पे होना जरूरी है। फिर क्या बोलता है, एबोलिशन कर देता है इंटरमीडिएटरी कोर्स, यहाँ पे अबोलिश जो इंटरमीडिएट कोर्स होता है, इंटरमीडिएट उसको खत्म कर लिया जाता है यहाँ पे। और लिक्विडेशन ऑफ द एडल्ट लिटरेसी, ये बोलता है कि लिक्विडेशन जो आपकी लिटरेसी है नेक्स्ट 20 ईयर के लिए, उसकी क्या करता है, लिक्विडेशन होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर। और ये स्ट्रेस क्या करता है, जो आपका टीचिंग प्रोग्राम होता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा फिजिकल एजुकेशन जो वहां पे बात होती है, और क्या होती है वहां पे जो आपके फिजिकली और मेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए क्या बोलते हैं, आपके जो फिजिकली और मेंटली एबल्ड पर्सन है उनको क्या किया जाए, चैलेंज्ड पर्सन है उनको भी स्पेशल एजुकेशन के लिए वहां पे स्थान होना चाहिए, उनके लिए भी एक प्लेस होना चाहिए कि वो भी वहां पे एजुकेशन को ग्रैब कर सके। और ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, इन्हें ऑब्जेक्टिव रखा कि नेक्स्ट 40 ईयर्स में हम क्या करेंगे, इंडियन एजुकेशन को किसके लेवल में लेके जाएंगे, इंग्लिश के, जो इंग्लैंड के अंदर एजुकेशन है उसके लेवल पे हम एजुकेशन ले जाना चाहेंगे नेक्स्ट 40 ईयर्स के अंदर। ये थे आपके जो सर्जन प्लान था। उसके बाद हम बात करेंगे वर्धा स्कीम, जिसके बारे में बात कर रहा था। ये होता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है वर्धा के अंदर, जिसमें बात की जाती है। तो हम बात कर लेते हैं वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम होती है आपकी बेसिक एजुकेशन के लिए, किसके लिए होती है, बेसिक एजुकेशन, और 1937 के अंदर होती है, जहां पे आईएनसी का सेशन होता है। आईएनसी सेशन कहां पे होता है, वर्धा, जहां पे बेसिक एजुकेशन की बात की जाती है। और इसमें क्या होता है, जो ये कमेटी होती है, ये होती है आपकी जाकिर हुसैन की कमेटी होती है, जहां पे बात की जाती है बेसिक एजुकेशन की, किसके अंदर, बेसिक एजुकेशन की। और ये किसके बेस पे था, ये टोटल बेस था आपका गांधी के जो थॉट थे उसके बेस पे था, क्योंकि हरिजन के अंदर जो एक टैबलेट था उसके अंदर कंटिन्यूसली इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे थे कि किस तरह से एजुकेशन हो जाए। उनका मानना था कि लर्निंग थ्रू डूइंग होना चाहिए। और गांधी का क्या मानना था कि जो आपकी इंग्लिश एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन एक गल्फ क्रिएट कर रही है किसके अंदर, इंडियन मासिस और ब्रिटिशर के बीच में एक गल्फ क्रिएट कर रही है उनके अंदर इसकी एजुकेशन की वजह से। तो वो चाहते थे कि वहां पे एक इस तरह का एडिक्वेट सिस्टम हो जिसमें गांधी आइडियोलॉजी के हिसाब से वहां पे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए या उसको अच्छी तरह से वहां पे इस्टेब्लिश किया जाए और एजुकेशन को किस तरह से किया जाए। तो इसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी वो कुछ इस तरह से थी जो गांधीयन बेस पे थी। सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट जो आपका एक सिलेबस था उसको बोलता है कि एक कोर्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, जो आपका हैंडीक्राफ्ट होगा सिलेबस के अंदर इसको वहां पे डाला जाए। सेकंड, वहां पे जो चीजें थी वो किस तरह थी, जो फर्स्ट 7 ईयर होंगे आपके, फर्स्ट 7 ईयर्स होंगे आपके, वो किस में होंगे, इंटीग्रेट पुट एंड द कंपल्सरी एजुकेशन। जो आपके फर्स्ट 7 ईयर होंगे वहां पे क्या होगा, इंटीग्रल, एक इस तरह की वहां पे कंपल्सेशन एजुकेशन होगी जिसमें कैसे होगी, मदर टंग के होंगे। जो फर्स्ट 7 ईयर कैसे होगी, एजुकेशन इन मदर टंग में वहां पे सिर्फ एजुकेशन को दिया जाएगा, वहां पे मदर टंग में जिसे वहां पे पढ़ सके। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपकी टीचिंग होगी वो कैसे होगी, सेकंड स्टैंडर्ड से कैसे होगी, हिंदी के अंदर, और कहां तक होगी, 7 तक वहां पे एजुकेशन कैसे होगी, हिंदी के अंदर। उसके बाद आप डाइवर्ट करेंगे 8th के बाद किसमें, इंग्लिश एजुकेशन। उसके बाद आप हासिल करने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन किस तरह से होगी। फिर ये और बोलता है कि इस तरह की एक वे को डिस्कवर किया जाना चाहिए जहां पे कांटेक्ट हो सके, क्या हो सके, कांटेक्ट विद कम्युनिटी, मतलब वहां पे एक कांटेक्ट किस तरह से होना है, कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट हो सके, सो दैट उनको पता हो, बच्चों को पता हो कि कम्युनिटी के साथ किस तरह से वर्क हो सकता है। और इससे क्या होगा, आपका वॉलंटियरशिप की जो उनकी पॉलिसी थी, जो आपके डीपीएसपी के अंदर भी आती है, वो इसी तरह से थी कि वो उसके लिए भी पहले से ही प्रेरित रहे। और उसकी 5th जो इनकी रिकमेंडेशन है वो क्या थी, सुटेबल टेक्निक को डिवाइस किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो बेसिक एजुकेशन है, जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, उसको एक हायर लेवल तक लिया जा सके और बच्चे
प्रैक्टिस करते हुए इन चीज़ों को सीख सके। ये था आपका वर्धा का सेशन जो किसके ऊपर था, गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। यही आपकी कंप्लीट एजुकेशन की जो डेवलपमेंट थी जो ब्रिटिश इंडिया के हुई है उनके टाइम पे वहाँ हुए, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया और किस तरह से डिवाइड किया, ये वो आपका पूरा सेशन था। अब हमने यहाँ पे लगभग जितने भी मेजर डेवलपमेंट थे या जो टेन्योर हो सकता था किसी भी एक स्पेसिफिक गवर्नर जनरल या वायसरॉय के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है वो सारी की सारी इनके चीज़ इन जो सब्जेक्ट है इनके अंदर पूरी फिट हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्रीम चीज़ें पढ़नी शुरू करेंगे जिसके अंदर हमारी एसोसिएशन जो कंप्लीट एसोसिएशन होंगे और जो हमारी टाइमलाइन है कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ें हुई है, तो ये चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेंगी। तो आपको बेहतर एक आइडिया मिलेगा कि चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए और डॉट से डॉट किस तरह से कनेक्टेड होंगे, और बाद में जब एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ आएगी तो आप अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।